राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास के अंतर्गत अपन ने राजस्थान की जो नदियां हैं वो पढ़ ली, झीलें पढ़ ली, कुछ तालाबों के बारे में पढ़ लिया, कुछ कुओं के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है सिंचाई परियोजनाएं, बांध परियोजनाएं और नहर परियोजनाएं। जो भी अपने जल स्रोत है, कोई नदी जा रही है तो उस नदी के पानी को रोककर बांध बनाए जाते हैं, उस बांध से बहुत सारी नहरें निकाली जाती है, उन नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है। तो सारी परियोजनाएं जो कि झीलों पर या नदियों पर आश्रित है वो सारी अपन इस टॉपिक के अंदर में कवर करते हैं। ठीक है, तो इधर बात करेंगे अपन सिंचाई परियोजनाओं की कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं चल रही है राजस्थान में। बांध परियोजनाओं की कौन कौन से बांध बने हुए हैं, इसमें से बहुत सारे बांधों के नाम अपन पहले पढ़ चुके हैं ना, और जिनको वहां पे डिटेल में पढ़ चुके हैं उनको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। और नहर परियोजनाएं, बहुत सारी नहर निकाली, जैसे इंदिरा गांधी नहर, नर्मदा नहर, उन सब की बात करते हैं। चलिए, ये उनका एप्लीकेशन पार्ट है एक तरीके से। जो अपन ने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा वाटर ज्योग्राफी का, उसका एप्लीकेशन पार्ट हुआ क्योंकि उसके ऊपर बनाया जा रहा है सारी चीजें। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को अपन 4-5 पॉइंट्स के अंदर कवर करेंगे। पहले पढ़ेंगे अपन सिंचाई के साधन, कि सिंचाई के साधन क्या क्या है राजस्थान के अंदर। देखें भाई, कोई होता है जो नहरों के माध्यम से सिंचाई करता है, किसी ने ट्यूबवेल, नलकूप खोद दिए हैं, कोई तालाबों से कर रहा है, कोई कुओं से कर रहा है। तो सिंचाई के साधन क्या है और उनका योगदान क्या क्या है, वो पहले चैप्टर, पहले पोर्शन के अंदर कवर करेंगे। छोटा सी बात है। फिर पढ़ेंगे कि सिंचाई परियोजनाओं को किन किन तरीकों से अपन वर्गीकृत कर सकते हैं। उनके जो कमांड एरिया होता है, उनका जो क्षेत्रफल, उनका जो सिंचित क्षेत्र होता है, उसके आधार पर अपन किन किन भागों के अंदर सिंचाई परियोजनाओं को बांट सकते हैं। 3 भागों के अंदर बांटेंगे, पढ़ेंगे, ये भी छोटा सा पोर्शन है। फिर पढ़ेंगे अपन MMP, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टी यानी बहुत सारे, पर्पस यानी उद्देश्य, और प्रोजेक्ट यानी परियोजना। तो बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ेंगे। क्या होती है बहुउद्देश्य परियोजनाएं, वो देखेंगे। राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं, वो सारी चीजें जो वाटर से, पानी से संबंधित है, वो सारी चीजें कवर करेंगे। फिर देखेंगे कि भाई हर साल अपन राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा आर्थिक समीक्षा जारी की जाती है। भाई पिछले ये सालों में अपन ने ये काम किया, बजट पेश किया जाता है कि आने वाले सालों में अपन ये करेंगे। ठीक है, तो अपन इस बार की जो आर्थिक समीक्षा है उसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका काम अभी चल रहा है, उन सारी योजनाओं को इधर देखेंगे। फिर पढ़ेंगे कि अन्य जो छोटी मोटी योजनाएं बच जाती हैं उन सबको एक साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज अपन देख लेंगे, ताकि अपनी कोई भी परियोजना छूटे ना। अगर सुमेलित करने वाला प्रश्न आ जाता है तो वो कोई छोटी परियोजना कोई पूछ ले उठा के, तो वो अपन यहाँ इसके अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इन 5 पोर्शन के अंदर इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सिंचाई के साधन, इरिगेशन के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या क्या साधन है अपने पास। सिंचाई मतलब खेती के लिए पानी को सींचना वगैरह है। तो सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में देखा जाए, भाई अपन यूं ही सोचे कॉमन सेंस के हिसाब से कि अपने आसपास में क्या क्या स्रोत है। एक तो भाई नहर आ रही हो, कोई नहर से अपन सिंचाई करते हैं। एक कि अपन ने खेत के अंदर में ट्यूबवेल खोद रखा है, नलकूप खोद रखा है, उसके माध्यम से कर ले, या कुआं बना रखा है अपन ने, उसके माध्यम से कर ले, या तालाब के माध्यम से कर ले, या और भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, जैसे कहीं पे खड़ी बनाई जा रही है, कहीं पे बेरिया कुई बनाई जा रही है, कहीं पे टाका बनाया जा रहा है, तो उन सब के माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। तो अपन राजस्थान के टॉप 4 के अंदर जो आने वाले सिंचाई के साधन है उनको देखें, तो सबसे पहले नाम आता है नलकूप का, ट्यूबवेल का। कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी सिंचाई किसी साधन से हो रही है तो वो ट्यूबवेल से। खेतों के अंदर में हर आदमी अपना ट्यूबवेल खोद रखता है और उधर से ही सिंचाई होती है। सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई होती है, लगभग आधी से थोड़ी सी कम, 49.94, 4994, इसका जस्ट उल्टा 4994 है, लगभग 50% ही हुआ। यानी राजस्थान में जितनी भी सिंचाई होती है उसमें लगभग आधी सिंचाई किससे हो रही है, ट्यूबवेल से हो रही है। और सबसे ज्यादा अगर ट्यूबवेल से अगर कहीं पे सिंचाई हो रही है तो वो जयपुर के अंदर हो रही है ना, जयपुर में सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई हो रही है। दूसरे नंबर पे आता है कुएं। खेतों के पास सब कुएं बने होते हैं, ये परंपरागत जल पर व्यवस्था है अपनी कि कुएं बना रखते हैं खेत के पास में और उधर से अपन सिंचाई कर लेते हैं। कुओं से सिंचाई भी सर्वाधिक होती है जयपुर के अंदर में, और इनका योगदान है, इसका जो 50% थोड़ा 50 का आधा कर दो, 25 के आसपास में होता है, ये 50 से थोड़ा कम था तो ये भी 25 से थोड़ा कम है, 24.41%। 24.41 या एक की जगह पे अगर आप 2 लिख दो तो ये भी ऐसा हो जाता है 2442, इधर भी 4994, इधर 2442 है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। अब चूंकि ये दोनों जयपुर के अंदर में सर्वाधिक है तो इसका इस तरीके से आता है कि राजस्थान में नलकूप और कुओं के माध्यम से लगभग
ये 50 और ये 20-25 के हिसाब से माने तो 74-73% के आसपास में सिंचाई किससे हो रही है? नलकूप और कुओं से। मतलब 2/3 सिंचाई सिर्फ नलकूपों और कुओं के माध्यम से हो रही है ना। अभी जो रीड का अपने थर्ड ग्रेड का पेपर हुआ था उसके अंदर में इन दोनों को मिला के आंकड़ा पूछा गया था एक स्टेटमेंट के अंदर कि राजस्थान में नलकूप और कुओं से 70% के आसपास की सिंचाई होती है। तो सही बात है। और सर्वाधिक कहाँ कहाँ पे होती है? तो जयपुर में, और कुओं से भी कहाँ पर? जयपुर में। तो 49.94% और 41.42% याद रखना। तीसरे नंबर की जो सर्वाधिक सिंचाई होती है अपने वो होती है नहरों के माध्यम से। भाई पश्चिमी राजस्थान में कहाँ कुएं, कहाँ पानी आएगा? भाई भूमिगत जल है ही नहीं वहां पे। ट्यूबवेल खोदोगे तो भी पानी नहीं आएगा, कुएं खोदो तो भी पानी नहीं आएगा। तो वहां पे अपन ने नहरों की व्यवस्था करी हुई है। तो नहरों से जो सिंचाई होती है 23.05%। तीसरे नंबर के अगर कोई सिंचाई का साधन है जिससे सर्वाधिक सिंचाई होती है तो वो कौन सा है? नहर। कितने प्रतिशत? 23.05% इसकी सिंचाई होती है ना। इसका आधा करा था, मतलब डिवाइडेड बाई 2 करा था। इसमें से 2 माइनस करना है, ये 1 माइनस करना है। इसको अगर आपने 25 माना तो इसको 2 माइनस कर दो तो 23 के आसपास में आ जाता है 23.05%। और सर्वाधिक नहरें कहां पर? तो लगभग राजस्थान की जितनी नहरें होती है वो गंगानगर हनुमानगढ़ से एंटर करती है। तो गंगानगर के अंदर में सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। तो वहां पे इंदिरा गांधी नहर भी आती है, वहां पे गंग नहर भी आती है। 2 सिंचाई परियोजनाएं हो गई, ठीक है। तो गंग नहर, गंगा नहर के अंतर्गत में, गंगानगर के अंदर में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। कितनी? पूरे राजस्थान को मिला के 23.05%। और चौथे नंबर पे है तालाब। लगभग आधा प्रतिशत के आसपास, 0.43% के आसपास राजस्थान में जो सिंचाई होती है वो तालाबों से होती है। और राजस्थान में सर्वाधिक तालाब भी अगर देखें तो भीलवाड़ा और पाली के अंदर में है। तो तालाब सबसे ज्यादा वहां पे, तो तालाबों से सिंचाई भी सर्वाधिक कहां पर होगी? भीलवाड़ा और पाली के अंदर। ये थे अपने सिंचाई के साधन। 4 प्रमुख सिंचाई के साधन देखें। लगभग आधी प्रतिशत के आसपास, लगभग आधी सिंचाई अपने नलकूपों के माध्यम से हो रही है 49.94%। उसका आधा 25% या मैं बोलूं 24.41% के आसपास हो रही है किससे? कुओं से। दोनों में सर्वाधिक कहां पर? तो जयपुर के अंदर। थर्ड नंबर पे है नहरों के माध्यम से। कितनी? 23.05%। और सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई कहां पे होती है? गंगानगर के अंदर में, श्री गंगानगर के अंदर में। और चौथे नंबर पे आते हैं तालाब। कितनी सिंचाई तालाबों पर निर्भर है? 0.43% के आसपास। और सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहां पे होती है? तो भीलवाड़ा में और पाली। ये थे सिंचाई के साधन, ठीक है। नेक्स्ट, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कि अपन सिंचाई प्रोजेक्ट्स को किन किन भागों के अंदर बांट सकते हैं। तो अपन उसमें आधार लेते हैं क्षेत्रफल कि सब कितने क्षेत्रफल के अंदर वो सिंचाई परियोजनाएं भूमि को सिंचित कर रही है, उसका एरिया कितना है, उस आधार पर अपन लेते हैं। और भूमि के एरिया को अपन जब एग्रीकल्चर यूज के रूप में लेते हैं तो हेक्टेयर के अंदर नापा जाता है ना। तो 3 आधारों पर अपन सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण करेंगे। एक जो कि 2000 हेक्टेयर से कम के सिंचित क्षेत्र सिंचाई कर रही है, 2000 हेक्टेयर से कम के भाग को सिंचाई कर रही है। एक जो कि 2000 से 10,000 के बीच में सिंचाई कर रही है। और एक 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा कितने भी हो, तो वो सारी अपनी वृहद सिंचाई परियोजना में आ जाएगा ना। तो सिंचाई परियोजना को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं: लघु सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और वृहद सिंचाई परियोजनाएं। 2000 हेक्टेयर से कम की लघु सिंचाई परियोजनाएं आ जाएंगी, 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच में मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा वृहद सिंचाई परियोजनाएं। अच्छा, अगर आपसे इस स्टेटमेंट में पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई वृहद परियोजनाओं से होती है, तो ये गलत बात है। अपने को लगता है कि भाई एक परियोजना सबसे ज्यादा एरिया को कवर करेगी तो ये सबसे ज्यादा सिंचाई वृहद परियोजनाओं से होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि वृहद परियोजनाएं बहुत गिनी चुनी होती है, जबकि लघु परियोजनाएं हर क्षेत्र के अंदर बहुत भारी मात्रा के अंदर में होती है। तो उनका एरिया छोटा छोटा होता है, लेकिन चूंकि उनकी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक अगर सिंचाई में किसी का योगदान है तो वो लघु सिंचाई परियोजना का है। ठीक है, जैसे लघु परियोजना में देखें, मान लो कि 10 लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, वो 2,000 हेक्टेयर कवर कर रही है, तो 2 लाख हेक्टेयर हुआ। तो मान लो बृहद परियोजनाएं एक ही है अपने पास में, तो वो तो 10,000 हेक्टेयर के आसपास, मान लो 1 लाख हेक्टेयर की है, तो वो 1 लाख हेक्टेयर का एरिया हुआ, है ना। ये 2 परियोजनाएं इसके 10 के बराबर हो जाएंगी। मतलब सिंचाई में योगदान किसका सर्वाधिक होगा? लघु, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। एरिया भले इनका ज्यादा हो, लेकिन संख्या अपन जो योजनाएं लेके आते हैं, परियोजनाएं लेके आते हैं, वो इनकी ज्यादा होती है। तो सिंचाई परियोजनाओं में, सिंचाई में सर्वाधिक अगर किसी परियोजना का योगदान होता है तो वो लघु सिंचाई परियोजना का होता है।
नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट या बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, बहु प्लस उद्देश्य, बहु यानी बहुत सारे उद्देश्य, ऐसी परियोजना जिसमें दो या दो से अधिक उद्देश्य हो उनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजना, बहु प्लस उद्देश्य, बहु यानी बहुत सारे उद्देश्य, ऐसी परियोजनाएं जिसके दो या दो से अधिक उद्देश्य हो उसको बहुउद्देशीय परियोजना अपन बोल सकते हैं। इससे पहले अपन ने सिंचाई परियोजना पढ़ी जिनका एकमात्र उद्देश्य था सिंचाई, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसी परियोजनाओं का विकास किया जाने लगा जिसमें सिंचाई तो हो ही, साथ में लोगों के लिए पेयजल की भी आपूर्ति हो, साथ के अंदर में विद्युत उत्पादन भी किया जाने लगे। हाइड्रो पावर प्लांट्स की स्थापना की जाए जिससे बिजली का उत्पादन भी उनसे किया जा सके। तो भाई सामान्यतः अपन देखें बहुउद्देशीय परियोजना में ऐसी परियोजना होती है जिनमें सिंचाई परियोजनाएं हो, जल विद्युत उत्पादन हो, पेयजल हो, उन सबको मिला के अपन क्या बोल देते हैं उसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने इसको कहा आधुनिक भारत के मंदिर। तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। क्यों कहा भाई? इसके बारे में अपन ये अनुमान लगा जा सकते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में बहुत सारे लोग अपने अपने अलग अलग उद्देश्य लेके जाते हैं और मंदिर यानी भगवान तो सारी बातों को पूरा कर देते हैं, तो उसी तरह से हम सारी मांगे लेके गए इस बहुउद्देशीय परियोजना के पास, उसने बहुत सारे उद्देश्यों की हमारी पूर्ति कर दी, इसलिए इसको कहा जाता है आधुनिक भारत के मंदिर। ये तो आधुनिक भारत के मंदिर है, ठीक है। अपन बात करें कि विश्व में, भारत में और राजस्थान में पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कौन कौन से थे? विश्व के अंदर सबसे पहले मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की स्थापना की गई अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी पर। यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर एक नदी है जिसका नाम है टेनेसी नदी। उस टेनेसी नदी पर 1933 ईस्वी के अंतर्गत में बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत की गई। भारत में उसको सबसे पहले लागू करवाया गया दामोदर घाटी परियोजना पर, दामोदर नदी पर, है ना, जो कि 1948 के आसपास में। और राजस्थान की जो पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है वो गंग नहर है 1950 के बाद में। बाकी गंग नहर बनना तो 1921 में शुरू हो गया था और 1927 में उसका शुभारंभ भी हो गया था, लेकिन जब उसको बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया वो 1950 के बाद में बनाया। बाकी निर्माण तो उसका 1927 में पूरा हो चुका है ना। ये भारत की पहली पक्की नहर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये 1950 के बाद में पहली सिंचाई परियोजना थी, उसके बाद में गंग नहर को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत कन्वर्ट किया गया, ठीक है। चलिए राजस्थान की मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की बात करें तो राजस्थान में दो तरीके से अपन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। एक वे परियोजनाएं जो कि नदी के ऊपर बनी हुई है, नदी के ऊपर अपन ने बांध बना दिया, बांध बना के फिर वहां से नहरें निकाल दी और नहरों से अपन पानी सिंचाई की जा रही है, ठीक है, बांध बना दी कुल मिला के अपन। दूसरा क्या है, उस नदी से बहुत सारी नहरें निकाली गई, उस नहरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर में पानी फैल रहा है, वो कौन सी? नहर परियोजना है। ये सामान्यतः अपने को नदी घाटी परियोजनाएं पूर्वी राजस्थान के अंदर देखने को मिलती, क्योंकि वहां पर नदियां हैं, जैसे चंबल नदी। तो चंबल नदी पर रोक के अपन ने बांध बनाई, इनकी बात करी थी अपन ने ना, उधर चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की बात चंबल नदी के दौरान कर ली थी, वापस इधर एक बात कर लेंगे। माही मल्टीपर्पज, माही नदी है, माही नदी के पानी को रोककर बांध बना दी। भाखड़ा नागल, सतलज नदी है, उस पर दो बांध बना दिए अपन ने, भाखड़ा नागल। व्यास नदी जा रही है, उस व्यास नदी पर अपन ने बांध बना दिए, तो वो व्यास परियोजना। रेणुका जी बांध बना दिया अपन ने गिरी नदी पर, और यमुना नदी पर बना दिया अपन ने लखवार। तो ये वो परियोजना है जो कि अपन ने बांध बना के जिनको यूटिलाइज किया जा रहा है, ठीक है। नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी? राजस्थान की बात करें तो चंबल है, माही है, राजस्थान की नहीं है लेकिन राजस्थान में आ रही है वो भाखड़ा नागल आ जाएगी जो कि सतलज नदी पर है, और व्यास आ जाएगी जो कि व्यास नदी पर ही है। और दो अभी प्रस्तावित है, अभी उनका काम चल रहा है, वो है रेणुका जी और लखवार परियोजना। रेणुका जी तो है गिरी नदी पर और लखवार है यमुना नदी पर, ठीक है। ये दोनों अभी प्रस्तावित है। नहर परियोजनाओं की बात करें तो अधिकतर पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपने नहरें ही हैं, तो किसी बांध से अपन ने नहरें निकाल दी और नहरों निकाल के अपन ने फिर उनको पानी की सप्लाई कर दी, ठीक है। जैसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहलाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी अगर कोई नहर है तो वो यही है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पूरे पश्चिमी राजस्थान को लगभग ये कवर करती है। एक है गंग नहर, जिसकी बात अपन ने करी कि भारत राजस्थान की पहली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनी थी, निर्माण 1927 में पूरा हो चुका था ना इसका। तो गंग नहर,
नर्मदा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये अभी भी इसका काम चल ही रहा है, तो अपन जब प्रगति पर जो योजना वाली बात करेंगे तो उसके अंदर भी इसकी बात वापस करेंगे, थोड़े बहुत जो फैक्ट है वो उधर लिख लेंगे अपन। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, या इसको नोहर नहर भी कहा जाता है क्योंकि ये हनुमानगढ़ की नोहर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जलापूर्ति करने का काम करती है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, यमुना लिंक नहर, और अभी एक यमुना नहर अभी काम चल रहा है उसका ना, वो प्रस्ताव में 2024 फरवरी के अंदर में इसका एमओयू किया गया था। तो यमुना नहर अभी एक प्रस्तावित है, एक बन चुकी है यमुना लिंक नहर, और एक है भरतपुर नहर, और एक जो कि अभी राजस्थान सरकार की सबसे फेवरेट योजना है, मतलब महत्वाकांक्षी योजना, बहुत पैसे खर्च किए अपन ने उसके वजह, रामजल सेतु लिंक परियोजना। इसी को पहले ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ईआरसीपी बोल रहे थे, लेकिन जब राम मंदिर की पहली प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी 2025 के अंदर में, तब इसका नाम चेंज करके राम जल सेतु लिंक परियोजना रखा गया। इसमें राम का मतलब, रा का मतलब राजस्थान से है और म का मतलब मध्य प्रदेश से है ना। तो ये अभी बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है राजस्थान की, अभी भी काम चल ही रहा है, इसका काम चल रहा है, नर्मदा का काम चल रहा है, ये यमुना नहर अभी प्रस्तावित है, मतलब उसका भी काम चल रहा है, बाकी बनी हुई है अपने, है ना। तो बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर एक पड़ेगी अपन नदी घाटी, जिसमें चंबल, माही, भाखड़ा नांगल, व्यास, रेणुका जी और लखवार पड़ेंगे। नहर परियोजनाओं में आईजीएनपी, गंग नहर, नर्मदा नहर, ईआरसीपी या रामजल सेतु लिंक परियोजना, भरतपुर नहर, यमुना लिंक नहर और यमुना नहर जो कि अभी प्रस्तावित है, उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके पहले अपन नदी घाटी परियोजना को पढ़ लेंगे, उसके बाद नहर परियोजना को पढ़ लेंगे, तो मेजर अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा ना। तो उनकी बात करते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं की नदी घाटी परियोजना में पहली बहुउद्देशीय परियोजना है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान से होती हुई फिर यूपी के अंदर यमुना मिलती है। तो एमपी और राजस्थान की ही ये संयुक्त परियोजना है, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की ये संयुक्त परियोजना है, और दोनों का जो अनुपात है, चाहे वो पैसा खर्चे के अनुपात में हो, चाहे वो बिजली लेने के अनुपात में हो, 50-50% है। दोनों के मध्य हिस्सेदारी कितनी है? 50%, 50-50 दोनों के बीच में हिस्सेदारी है, राजस्थान और एमपी के बीच में। इसकी शुरुआत हुई थी 1953 ईस्वी के अंतर्गत, है ना। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत हुई थी 1953 ईस्वी के अंतर्गत में, और इससे जो कुल सिंचाई की जाती है, जो टोटल इसका सिंचित एरिया है वो है 4.5 लाख, 4.50 लाख हेक्टेयर इससे टोटल सिंचाई की जाती है उतने क्षेत्रफल के अंदर। कुल जो जल उत्पादन, भाई बहुउद्देशीय परियोजना उसी को बोलते हैं जिसमें सिंचाई भी हो रही है, जिसमें जल उत्पादन भी हो रहा है, पेयजल भी हो रहा है। तो सिंचाई तो इसमें की जा रही है 4.50 लाख हेक्टेयर। जल उत्पादन जो किया जा रहा है वो है 386 मेगावाट, मेगावाट किलोवाट, उसके अंदर मापा जाता है बिजली को। जो कुल जल उत्पादन है वो है 386 मेगावाट। तो चंबल का कुल उत्पादन कितना? 386 मेगावाट। अब चूंकि 50-50% साझेदारी है, तो 386 का आधा 193 मेगावाट राजस्थान ले जाएगा और 193 मेगावाट एमपी के अंदर में वितरित होगा, मध्य प्रदेश के अंदर में वितरित होगा। इस चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत 3 चरणों में कुल 4 बांधों का निर्माण करवाया गया। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कुल 3 चरणों के अंदर में 4 टोटल बांध बनाए गए। पहले चरण के अंदर एक बांध बनाया अपन ने मध्य प्रदेश में, एक बांध बनाया अपन ने राजस्थान में। मध्य प्रदेश में जो बांध बनाया उसका नाम है गांधी सागर, जो कि 1959 के अंदर अपन ने बनाया, है ना। और जो राजस्थान के अंदर में अपन ने बांध बनाया वो है कोटा बैराज, जो कि एक साल बाद 1960 के अंदर बना। ये दोनों पहले चरण के अंदर बने थे। कौन कौन से? गांधी सागर और कोटा बैराज। दूसरे चरण के अंदर बांध बना जो वो है राणा प्रताप सागर, जो कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर में बनाया गया। ये बनाया 1970 के अंदर। 1970 के अंदर में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक बांध बना जिसका नाम है राणा प्रताप सागर, और यही राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है, बात करेंगे आगे। और तीसरे चरण के अंदर अपन ने जवाहर सागर या कोटा डैम का निर्माण करवाया। गांधी तो है मध्य प्रदेश में, और जवाहरलाल नेहरू जवाहर के नाम पर कहां पर? वो राजस्थान के कोटा बूंदी दोनों जिले लगते हैं इसमें। उसका निर्माण करवाया गया 1972। शुरुआत हुई 1953। पहला बांध बना 1959, दूसरा बांध बना 1960, तीसरा बांध बना 1970 और चौथा बांध बना 1972। एक एक करके बांध की बात करते हैं। पहला बांध गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश के जिले मंदसौर के अंदर स्थित है, और ये चंबल पर बना सबसे बड़ा बांध है। अगर पूरी चंबल नदी पर बना अगर सबसे बड़ा बांध अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बांध है गांधी सागर बांध। या मैं बोलूं
कि चंबल पर बना हुआ एकमात्र बांध जो कि राजस्थान में स्थित नहीं है, क्योंकि चंबल पर 4 बांध बने, उसमें से 3 राजस्थान में, एक ही तो राजस्थान के अंदर नहीं है। तो ये लाइन भी है कि चंबल पर निर्मित एकमात्र बांध जो कि राजस्थान में नहीं है, और चंबल पर बना सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध भी यही है। एक दो बार एग्जाम में इसकी ऊंचाई भी पूछी गई है 62 मीटर, हालांकि याद नहीं रखनी चाहिए अपने को क्योंकि मध्य प्रदेश का है ना, तो चंबल नदी के हिसाब से याद रखें तो रख लें 62 मीटर इसकी ऊंचाई है, और सबसे ऊंचा बांध है चंबल नदी पर बना हुआ। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध तो जाखम बांध है 81 मीटर। चलिए जल विद्युत उत्पादन देखें तो 43 मेगावाट के 4 बिजली संयंत्र यहाँ पर स्थित है, 5 बिजली संयंत्र, सॉरी, तो 43 मेगावाट के 5 बिजली संयंत्र है, 5 यूनिट लगाई गई है, तो 43 इंटू 5 करते हैं तो 115 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादित की जाती है। गांधी सागर से कुल बिजली कितनी उत्पादित 115। चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध राजस्थान के अलावा जहां पर बांध बना हुआ चंबल पर वो भी यही है। ठीक है, तो 5 यूनिट है, हर यूनिट 23 मेगावाट की है, तो टोटल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कोटा बैराज। पहले चरण के अंदर 2 बांध बने थे, दूसरा एक मध्य प्रदेश एक राजस्थान के कोटा के अंदर बांध बना हुआ है कोटा बैराज, और इससे कोई भी जल विद्युत उत्पादन नहीं होता। तो चंबल का वह बांध जिससे कोई जल विद्युत उत्पादन नहीं होता कौन सा? कोटा बैराज। चंबल का वह बांध जो केवल सिंचाई के लिए जाना जाता है या जिससे केवल सिंचाई होती है वो भी कौन सा है? कोटा बैराज। केवल सिंचाई के लिए इसके जल का उपयोग किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन या हाई बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता। इसको अपन ने और डिटेल के अंदर कवर करा था ना, उधर जो अपन नदी वाले चैप्टर के अंदर में बंगाल की खाड़ी की नदियों में। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है सिंचाई के लिए। एक नहर तो है इसकी दाई नहर और एक नहर है इसकी बाई नहर। बाई नहर और दाई नहर, भाई चंबल यूं जा रही है तो ये उसकी दाई नहर, ये उसकी हो जाएगी बाई नहर। तो दाई नहर तो राजस्थान में ही रहेगी, कोटा बूंदी के अंदर में, लेकिन बाई नहर कोटा फिर बारा फिर मध्य प्रदेश के अंदर चल जाती है, ये जो दाई नहर है। अब जो दाई नहर है उस दाई नहर से चूंकि वहां पे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है तो पानी को अपने को ऊंचा उठाना पड़ता है, उसके लिए अपन लिफ्ट नहर लगाते हैं। पानी को ऊंचा करने के लिए अपन लिफ्ट नहर लगाते हैं। तो यहां पर बनी हुई है टोटल दाई नहर पर 14 लिफ्ट नहरें। कितनी लिफ्ट नहरें? 14 लिफ्ट नहरें। उन 14 लिफ्ट नहरों में से 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में स्थित है और जो बची 6 लिफ्ट नहरें हैं वो मध्य प्रदेश के अंदर में। भाई कोटा बैराज केवल सिंचाई के लिए जल विद्युत उत्पादन नहीं होता है। यहां से 2 नहरें निकाली गई हैं, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर जो कि कोटा, बारा और मध्य प्रदेश के अंदर जाती है, उसके ऊपर 14 लिफ्ट नहरें बनाई क्योंकि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है इधर, है ना। मध्य प्रदेश के अंदर विंध्याचल है, जैसे अपने यहाँ पे अरावली, वहां पे विंध्याचल है, तो ऊंचा एरिया आ गया तो पानी को लिफ्ट करवाना पड़ रहा है अपने को। 14 लिफ्ट नहरें जिसमें से 8 राजस्थान के पास में और 6 मध्य प्रदेश। ये 8 नहरों के नाम भी अपन उधर पढ़े थे, अपन ने एक ट्रिक से याद रखा था, दीपक, गणेश, आ सोजा, दिगोद, पचेली, कचारी, गणेशगंज, अंता माइनर, सोरपुर और सोरखंड और जालीपुरा, जिसमें से जालीपुरा और सबसे पहले पढ़ी अपन ने दिगोद, वो दोनों कोटा के अंदर स्थित है, बाकी सारी बारा के अंदर में स्थित है। ठीक है, 2 कोटा के अंदर में है। सबसे पहले अपन ने पढ़ी दिगोद और सबसे लास्ट के अंदर अपन ने पढ़ी थी जालीपुरा। तो दिगोद और जालीपुरा दोनों कोटा में, और बीच की बची जो सारी है अंता माइनर, पचेली, कचारी, वो सारी कहां पर है? बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बांध है राणा प्रताप सागर। दूसरे चरण में 1970 के अंदर में बना। ये राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है और चूंकि रावत भाटा के अंदर में अपना परमाणु बिजली संयंत्र भी है, जिसे अपन एटॉमिक के अंदर जिसे अपन बिजली बनाया करते हैं, तो वहां पे अपने को पानी की सप्लाई भी चाहिए, तो वो पानी की सप्लाई भी कहां से? अब रावत भाटा में ही डैम है, तो रावत भाटा के अंदर भी वो परमाणु विद्युत संयंत्र है, तो वहां पर ही सप्लाई कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कुल बिजली कितनी बनाई जाती है? तो 43 मेगावाट के 4 यूनिट यहाँ पर लगाए गए। वहां पर क्या था? 23 मेगावाट के 5 यूनिट थे गांधी सागर पर। यहाँ पर 43 मेगावाट के 4 यूनिट लगाए गए हैं, तो टोटल 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और ये चंबल पर जो चारों बांध है, जिसमें से एक बांध पर तो होती नहीं है, बचे हुए तीनों बांधों के अंदर सबसे ज्यादा अगर जल विद्युत उत्पादन हो रहा है तो वो राणा प्रताप सागर से ही हो रहा है। तो 43 मेगावाट की 4 यूनिट, 152 मेगावाट, और चंबल पर बने जो भी बांध है उसके अंदर सर्वाधिक अगर जल विद्युत उत्पादन, मैक्सिमम जल विद्युत उत्पादन जो होता है वो राणा प्रताप सागर के अंदर। नेक्स्ट चौथा डैम जिसका नाम है जवाहर सागर या कोटा डैम। जवाहर वो कोटा बैराज था, ये कोटा डैम है ना। बांध और बैराज के अंदर में बेसिक फर्क होता है। ठीक है, जवाहर सागर और कोटा डैम
जवाहर सागर या मैं बोलूं उसको कोटा डैम, कोटा बूंदी के अंदर में स्थित है। और ये चंबल का पिकअप बांध है। भाई चंबल का पानी आ रहा है लेकिन अपन ने एक जगह पे उसका पानी को रोक दिया ताकि वो पानी पूरा रुक जाए तो उसका फ्लो बढ़ जाए। अब यहाँ से एक साथ छोड़ेंगे तो पानी की गति बरकरार रहेगी, तो नदी रुकेगी नहीं, वो नियमित रूप से बहती रहेगी। उसके लिए पिकअप बांध बनाए जाते हैं, जैसे भाई नदी पर कागदी पिकअप बनाया गया था। तो चंबल का अगर कोई पिकअप बांध है उसका नाम है जवाहर सागर या कोटा डैम। इसके ऊपर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। कितना? 33 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं। 33 मेगावाट की 3 यूनिटें, तो 33 दिया 99, तो 99 मेगावाट यहाँ से बिजली उत्पादित की जाती है। तो इसको यूं भी बोल सकते हैं कि चंबल पर स्थित वह बांध जिसमें सबसे कम जल विद्युत उत्पादन होता है, भाई इसका 99 है। राणा प्रताप सागर का 172 है और गांधी सागर का 115 115 मेगावाट। ठीक है, तो ये थी चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो 1953 में शुरू हुई। राजस्थान और एमपी के अंदर में 50-50% हिस्सेदारी है। 4.50 लाख हेक्टेयर कुल सिंचित क्षेत्र है। 386 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। राजस्थान 193 मेगावाट रखता है, 193 मेगावाट मध्य प्रदेश रखता है। 3 चरणों के अंदर कुल 4 बांधों का निर्माण किया गया। उसमें पहले चरण के अंदर में गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, जो वो 1959 के अंदर में बनता है। दूसरा बांध जिसका नाम है कोटा बैराज जो कि एक सिंचाई बांध है और वो 1960 के अंदर में बनता है। दूसरे चरण के अंदर में राणा प्रताप सागर का निर्माण किया जाता है, वो 1970 के अंदर में किया जाता है। और चौथे चरण के अंदर में कोटा डैम या जवाहर सागर का निर्माण किया जाता है। जो पहले बात करें गांधी सागर बांध जो कि पहले चरण के अंदर में बना था 1959 के अंदर में, तो गांधी सागर बांध है वो राजस्थान का एक राजस्थान से बाहर चंबल पर बना हुआ एकमात्र बांध है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, मंदसौर जिले के अंदर में, और चंबल पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, बिजली विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो 5 यूनिटें लगाई गई है 23 मेगावाट की, तो टोटल 115 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। दूसरा कोटा बैराज, तो यह एकमात्र ऐसा बांध है जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, जो कि बिजली उत्पादन यहाँ से नहीं किया जाता, जल विद्युत उत्पादन नहीं किया जाता, केवल सिंचाई के लिए इस बांध को बनाया गया है। और इसके लिए 2 लिफ्ट नहरें निकाली गई है, दाई नहर और बाई नहर। दाई नहर जो है वो कोटा 12 से होती हुई मध्य प्रदेश में जाती है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, तो पानी को लिफ्ट करने के लिए 14 लिफ्ट नहरें बनाई गई है, जिसमें से 8 लिफ्ट नहरें राजस्थान में स्थित है, जिसमें से दिगोद और जालीपुरा दोनों कोटा में है। बाकी जो अंता माइनर, अंता, दिगोद के अलावा पचेरी, कचारी, सोरपुर है ना, तो ये सोरखंड, ये सारी कहां पर है? बूंदी के अंदर स्थित है। फिर अपन ने बात करी राणा प्रताप सागर की, तो ये राजस्थान पर बना हुआ सबसे बड़ा बांध है। रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र के अंदर में पानी की सप्लाई की जाती है। 1970 के अंतर्गत में इस बांध को बनाया गया और 4 यूनिटें लगाई गई है, टोटल 43 मेगावाट की, तो 172 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि चंबल पर बने हुए किसी भी बांध का सर्वाधिक है। चौथा बांध जवाहर सागर बांध 1972 के अंदर में निर्माण करवाया जाता है, या मैं बोलूं कोटा डैम, कोटा बूंदी के अंदर में स्थित है। चंबल का पिकअप बांध हुआ करता है ना, तो चंबल का पिकअप बांध बोला जाए तो जवाहर सागर बांध। यहाँ पे 3 यूनिटें लगाई गई हैं 33 मेगावाट की, तो टोटल 99 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो ये थी चंबल बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट है माही बहुउद्देश्य परियोजना। माही नदी पर महिसागर माही बहुउद्देश्य परियोजना निकलती तो माही मध्य प्रदेश से है, लेकिन दो राज्यों के बीच की जो संयुक्त परियोजना वो है राजस्थान और राजस्थान के बाद में गुजरात, क्योंकि राजस्थान के बाद गुजरात चल जाती है। ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात दोनों की संयुक्त साझेदारी से इस परियोजना का विकास किया गया है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 45% और गुजरात की हिस्सेदारी है 55%। ठीक है, तो अगर माही नदी पर कोई भी बांध बनाना हो अगर माही बहुउद्देश्य परियोजना के तहत में, तो राजस्थान और गुजरात तो दोनों की अपने को सहमति चाहिए। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 45% और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी है? 55%, जबकि उधर 50-50% थी। ठीक है, चलो माही नदी पर जो कुल जल विद्युत उत्पादन होता है, टोटल जो बिजली बनती है पानी से, वो बनती है 140 मेगावाट। वहां पर कितनी थी? 386, जिसमें से 193 राजस्थान के पास में थी। यहाँ पर कुल बिजली का उत्पादन कितना किया जा रहा है? 140 मेगावाट। और ये जितनी भी बिजली होती है वो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर वितरित की जाती है, और कहीं पे भी नहीं, आदिवासी क्षेत्र के अंदर में ही बिजली वितरित की जाती है। और पहले चरण जब ये हाइड्रो पावर प्लांट इसके ऊपर लगा रहे थे, पहला चरण उसका था 1986 के अंदर में, जिसमें 25 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाई गई थी, तो टोटल 25 दुखी 50 मेगावाट। और 1989 के अंदर में, पहला 1986 फिर दूसरा चरण 1989, तब
45 मेगावाट की 2 यूनिटें, पहली बार तो 25 मेगावाट की 2 लगाई, दूसरी बार 45 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाई, तो 90 ये 50 वो युगल के 140 मेगावाट बिजली और पूरी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर में वितरित की जाती है। 2 चरणों के अंदर कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया। वहां पर क्या था, 3 चरणों में 4 बांध, यहाँ पर क्या है 2 चरणों में 3 बांधों का निर्माण किया गया। पहले चरण के अंदर बांध बनाया गया माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध, माही बजाज सागर। और दूसरे चरण के अंदर में एक गुजरात के अंदर, एक राजस्थान के अंदर। गुजरात के अंदर तो बांध बनाया गया कड़ना और राजस्थान के अंदर में बांध बनाया गया कागदी पिकअप बांध। ठीक है, तो माही बजाज सागर, कड़ना डैम और कागदी पिकअप पहले चरण के अंदर में कौन है, माही बजाज सागर। चलिए माही बजाज सागर बांध की बात करें, बोरखेड़ा करके एक जगह है बांसवाड़ा में, वहां पर ये स्थित है और राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। सबसे ऊंचा बांध तो था कौन सा, राणा प्रताप सागर। सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो वो है माही बजाज सागर। लगभग 3 किलोमीटर के आसपास में इसका फैलाव है, 3109 मीटर है ना, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के आसपास है, 3.1 किलोमीटर या मैं बोलूं एग्जैक्ट पूछा जाए तो 3109 मीटर इसकी कुल लंबाई है और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर बना सबसे बड़ा बांध है। पूरे राजस्थान को तो नहीं है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र के अंदर बड़ा कोई बना हुआ सबसे बड़ा बांध है तो वो माही बजाज सागर है। ठीक है, दूसरा बांध कड़ना डैम, गुजरात के अंदर एक जगह है रामपुरा, एक गांव है, वहां पर ये डैम स्थित है। कागदी पिकअप बांध, ये माही का पिकअप बांध है। पिकअप बांध क्या होता है पहले समझाता हूं ना, तो पिकअप बांध बना हुआ है माही का, उसका नाम है कागदी पिकअप बांध। कहां पर, बांसवाड़ा के अंतर्गत में बना हुआ है और यहां से सिंचाई के उद्देश्य से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक बाई नहर जो कि बांसवाड़ा में ही रहती है और एक दाई नहर जो कि डूंगरपुर के अंदर आ जाती है। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर में आ जाती है इसकी दाई नहर। उस दाई नहर का तो नाम है भिखाभाई सागवाड़, क्योंकि सागवाड़ा के आसपास में रहती, भिखाभाई सागवाड़ के नाम पर इस नहर का नाम रखा गया है। और जो बाई नहर है उसका नाम रखा गया है आनंदपुरा भुकिया। भाई आनंदपुरा भुकिया, जगपुरा भुकिया, वो खनिज वाले एरिया है जहां पे सोना निकाला जाता है बांसवाड़ा में ना, मैग्नीज सोना वगैरह बांसवाड़ा से निकलता है, तो ये उस क्षेत्र के अंदर में जाने वाली नहर बाई नहर। और दाई नहर का क्या नाम है, भिखाभाई सागवाड़। तो माही बहुउद्देश्य परियोजना राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% और गुजरात की हिस्सेदारी 55% हुआ करती है। इधर कुल जल विद्युत उत्पादन होता है 140 मेगावाट और कुल जितना भी जल विद्युत उत्पादन होता है वो पूरा राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के अंदर में वितरित किया जाता है। ये जो 140 मेगावाट है वो 2 चरणों के अंदर में स्टैब्लिश किया गया। पहला 1986 के अंदर में 25 मेगावाट की 2 यूनिटें लगाई गई, तो 50 मेगावाट का उत्पादन हुआ। और दूसरा चरण 1989 के अंदर में 45 मेगावाट की 2 यूनिटें, मतलब 90 मेगावाट। तो 40 मेगावाट और 50 मेगावाट मिला के टोटल कितना हो गया भाई, 40 और 90 मिलाकर 140 मेगावाट, 40 और 50 और 90 मिलाकर सॉरी 140 मेगावाट का उत्पादन हो गया। 2 चरणों के अंदर कुल 3 बांधों का निर्माण किया गया, जिसमें पहले चरण है माही बजाज सागर बांध और दूसरे चरण के अंदर में कड़ाना डैम और कागदी पिकअप बांध, दोनों का बांध है दूसरे चरण के अंदर में। माही बजाज सागर बांध ये राजस्थान बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर भी स्थित है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है 3109 मीटर और आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है। कड़ाना डैम रामपुरा गांव गुजरात के अंदर स्थित है। और तीसरा डैम है कागदी पिकअप बांध, जो कि माही का एक पिकअप बांध है और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं। एक बाई नहर जो कि बांसवाड़ा में ही आनंदपुरा भुकिया और दाई नहर जो कि डूंगरपुर में आ जाती है, नाम है भिखाभाई सागवाड़। तो ये थी माही बहुउद्देश्य परियोजना। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना। 2 बांध है, एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल, जो कि सतलज नदी पर बने हुए हैं ना। ये राजस्थान की बाहर की नदी है, 2 नदियां तो अपन पढ़ चुके हैं, माही और चंबल, वो तो राजस्थान की थी इसलिए अपने को समझ में भी आया। सतलज नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, एक का नाम है भाखड़ा और एक का नाम है नांगल। उन दोनों से बहुउद्देश्य परियोजनाओं को निकाला गया है। 3 राज्यों के अंतर्गत में ये बहुउद्देश्य परियोजना चलती है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर। ठीक है, 3 राज्यों के सहयोग से ये परियोजना चल रही है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के अंदर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर, जिसमें राजस्थान का योगदान है 15.2%। तो भाखड़ा नांगल परियोजना के अंदर राजस्थान का योगदान कितना है, तो 15.2% राजस्थान का योगदान। यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देश्य परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है
और इससे जो कुल जल विद्युत उत्पादन किया जाता है वो है 1532 पॉइंट में समथिंग था, पर अपने चूंकि राजस्थान के बाहर की बात है तो ओवरऑल अपने को याद रखना है 1532 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना के तहत। तो इसका 15.2% निकालेंगे तो 233 मेगावाट राजस्थान को बिजली प्राप्त होती है। कितनी? 233 मेगावाट बिजली। टोटल बिजली कितनी है? 1532 मेगावाट। राजस्थान का योगदान, राजस्थान की हिस्सेदारी या योगदान कितना? 15.2%। तो कुल राजस्थान में जल विद्युत उत्पादन कितना है इससे? तो 233 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। और भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना से सर्वाधिक अगर किसी जिले को लाभ होता है राजस्थान के, तो वो है हनुमानगढ़। ठीक है, क्योंकि सतलज नदी ऊपर की तरफ बैठती, सिंधु घाटी नदी सिंधु सभ्यता की है ये नदी, सिंधु अपवाह तंत्र की। ठीक है, तो हनुमानगढ़ के अंदर इसका सर्वाधिक लाभ होता है। दो बांध अपन ने बोला था, एक बांध है भाखड़ा और एक बांध है नागल। भाखड़ा बांध तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के अंदर में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भारत का सबसे ऊंचा अगर कोई गुरुत्वीय बांध है तो वो कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। और जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा था कि ये भारत की चमत्कारी विराट वस्तु है। विराट दो तरीके से लिखा जाता है, एक जिसके अंदर हलंत नहीं आता और एक जिसके अंदर हलंत आता है ना। इस विराट का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा? चमत्कारी विराट वस्तु। और जो कोई भी बांध होता है उसके पीछे एक जलाशय बनता है, एक पॉइंट बनता है जिसके अंदर पानी एकत्र होता है, तो उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, तो भाखड़ा बांध बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध गोविंद सागर जलाशय इसके पीछे बना हुआ है और जवाहरलाल नेहरू ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु कहा। दूसरा बांध नांगल बांध। ये नांगल बांध रोपड़ पंजाब के अंदर स्थित है और यहाँ से दो नहरें निकाली गई हैं। एक दाई नहर जो कि पंजाब के अंदर, एक दाई नहर जो कि पंजाब के अंदर ही बिस्त दोआब के अंदर जाती है। भाई अलग अलग दोआब है, बिस्त दोआब, बारी दोआब। चूंकि ये नहर बिस्त दोआब के अंदर जा रही है इसलिए इसका नाम ही क्या पड़ा? दाई नहर का बिस्त दोआब नहर, है ना। भाई सतलज नदी यूं बह रही है तो ये दाई पंजाब की तरफ जा रही है, बाई राजस्थान के अंदर में आ रही है। दाई नहर का नाम तो है बिस्त दोआब नहर या बिस्त नहर, जबकि इसकी जो बाई नहर है उसका नाम क्या आएगा? तो उस बाई नहर का नाम है भाखड़ा नहर। भाखड़ा बांध अलग है, भाखड़ा नहर अलग है। भाखड़ा नहर निकाली गई है नांगल बांध से। ठीक है, और ये भाखड़ा नहर जाती है राजस्थान के अंदर में, पंजाब से होते हुए, हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अंदर में ये प्रवेश करती है। ठीक है, और ये जो भाखड़ा नहर आती है वो हनुमानगढ़ तक आती है, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ये थी भाखड़ा नागल परियोजना। ठीक है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के द्वारा चलाई जाती है। राजस्थान का योगदान 15.2% है। 1532 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। राजस्थान को कितनी? 233 मेगावाट। दो बांध है, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। नेहरू ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु कहा है। गोविंद सागर जलाशय स्थित है। और नांगल बांध, दो नहरें निकाली गई है। दाई नहर का नाम तो बिस्त दोआब और बाई नहर का नाम भाखड़ा नहर। और भाखड़ा नहर राजस्थान के अंदर में प्रवेश करती है। ठीक है, व्यास परियोजना, व्यास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट की तरह ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में स्थित है ना। बस व्यास की बात यह है कि ये व्यास नदी पर है, वो सतलज नदी पर बना हुआ है। तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच में स्थित है। दो बांध बनाए गए हैं व्यास परियोजना के तहत। एक बांध का नाम है पड़ोह बांध और एक बांध का नाम है पोंग बांध। पड़ोह बांध तो स्थित है मंडी, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह मंडी, जहां से कंगना रनौत जो हीरोइन थी वो एमपी बीजेपी की है ना, मंडी। और एक बांध बना हुआ है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही। तो पड़ोह बांध और पोंग बांध, दो बांध है व्यास परियोजना के तहत। ये भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पड़ोह बांध के अंदर जो कि मंडी के अंदर स्थित है, राजस्थान की हिस्सेदारी है 20%। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 20%। जबकि पोंग बांध के अंदर राजस्थान की हिस्सेदारी 59%। तो अपन सबसे ज्यादा पानी कहां से प्राप्त करते हैं? इन दोनों बांधों से, पोंग बांध से। कितने प्रतिशत? 59। सभी का अनुपात 59-59। इधर 20%, तो इधर से जो भी बिजली उत्पादित होती है उसका 20% निकालते हैं तो 198 मेगावाट आता है। तो 98 मेगावाट बिजली तो उत्पादित करते हैं अपन पड़ोह बांध से। और पोंग बांध से 59%। तो 59% कितना? तो 230 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पादित की जाती है। ठीक है, और पोंग बांध से ही शीत ऋतु के अंदर आईजीएनपी के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की सप्लाई होती है। तो शीत ऋतु में जब पानी की सप्लाई कम हो जाती है इंदिरा गांधी नहर में, तो पोंग बांध से ही पानी की सप्लाई की जाती है। ठीक है, तो व्यास परियोजना के तहत दो बांधों का निर्माण किया गया है।
पोंग बांध और पड़ो बांध। पड़ो बांध के अंदर हिस्सेदारी अपनी कितनी है 20%। बिजली कितनी उत्पादित की जाती है तो 198 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है। दूसरा पोंग बांध। पोंग बांध कहां पर स्थित है भाई, तो पोंग बांध स्थित है कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है 59%। और मेगावाट कितनी बिजली यहां से उत्पादित की जाती है, जो राजस्थान का हिस्सा कितना है 230 मेगावाट। ठीक है, कुल बिजली नहीं है, राजस्थान का हिस्सा है 59%, जो कि बिजली के अनुपात में देखते हैं तो 230 निकल के आता है। ठीक है, और शीत ऋतु से आईजीएनपी में पानी की सप्लाई कहां से होती है, पोंग बांध से होती है। इसी व्यास बहुउद्देश्य परियोजना पर 1985 के आसपास में एक अंतरराष्ट्रीय जल समझौता हुआ था, राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता। दो व्यक्तियों के बीच में समझौता हुआ था, राजीव गांधी और लोंगेवाला समझौता। इसी समझौते के तत्वाधान एक कमीशन, बाद में एक आयोग बनाया गया था जिसका नाम था इराडी कमीशन। ये 1985 के अंदर ये समझौता हुआ था और 1986 के अंदर में इराडी कमीशन का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये थी व्यास मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो बच्ची प्रस्तावित उनके बारे में बात करें तो एक रेणुका जी जो कि गिरी नदी पर है और लखवार जो कि यमुना नदी पर है ना। रेणुका जी गिरी नदी पर है, वह ये परियोजना तो स्थित है सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर। रेणुका जी जो बांध बनाया गया है गिरी नदी पर, वो कहां पर, सिरमौर हिमाचल प्रदेश के अंदर में। जबकि लखवार बांध जो यमुना नदी पर बनाया गया है वो देहरादून के अंदर में। देहरादून कहां पे पड़ता है, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, दोनों केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना है मतलब केंद्र ज्यादा हिस्सेदारी दे रहा है। जब 2 से अधिक राज्यों के अंदर में कोई योजना चल रही होती है तो उसको भाई केंद्र को रिकमेंड किया जाता है कि जब चूंकि पूरे राष्ट्रीय महत्व की योजना है तो आप उसमें अंदर फंडिंग करो। ठीक है, तो इन दोनों को भारत सरकार के द्वारा फंडिंग की जाती है। 90% जितना भी इसमें पैसा खर्च हो रहा है 90% भारत सरकार के द्वारा और 10% राज्यों के द्वारा मिलकर दिया जाता है। 90% सेंटर के द्वारा और 10% स्टेट के द्वारा पैसा दिया जाता है। इसमें भी सेम है, 90% पैसा केंद्र सरकार देगी, 10% पैसा राज्य सरकार देगी। अब चूंकि ये प्रस्तावित है, अभी इसका काम चालू है, इसलिए फाइनल कोई कंक्लूजन नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। अभी इसके ऊपर 40 मेगावाट बिजली बना प्रस्तावित करा गया है कि इस बात पर 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा, जबकि यहाँ पर कितना 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। ये अभी प्रस्तावित है, ये भविष्य में आंकड़ा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, और कहां पे इन परियोजनाओं का विस्तार है तो 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर। 5 राज्य कौन कौन से भाई, हिमाचल प्रदेश के अंदर में तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा से सटा हुआ दिल्ली, राजस्थान और यूपी के अंदर। इन दोनों परियोजनाओं का विस्तार कहां पे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान और यूपी के अंदर। तो ये थी नदी घाटी परियोजना, जिसके अंदर फर्स्ट पड़ी चंबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दूसरा माही मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, तीसरा भाखड़ा नांगल जो कि सतलज नदी पर था, चौथा व्यास और 2 प्रस्तावित। कौन कौन से, रेणुका जी जो कि गिरी नदी पर और लखवार जो कि यमुना नदी पर। अब बात करते हैं नहरी परियोजनाओं की। बहुउद्देश्य परियोजना को 2 भागों में बांटा था, इसमें दूसरा टाइप है नहरी परियोजना। 7-8 प्रकार की नहरें पढ़ेंगे अपन, जिसमें इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, ईआरसीपी जिसका नाम बदल के अभी आरएसएलपी कर दिया है, रामजल सेतु लिंक परियोजना, सिद्धमुख नहर, यमुना लिंक नहर और भरतपुर नहर, ये इस पे कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले गंग नहर से। गंग नहर गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम गंग नहर पड़ा और इसी के नाम के आधार पर गंगानगर नाम पड़ा जिले का, है ना। तो गंग नहर ये सतलज नदी से निकाली गई है। पंजाब के अंदर एक जगह है हुसैनीवाला, उस हुसैनीवाला से अपन ने एक नहर निकाली है जिसका नाम क्या है, गंग नहर। ये हुसैनीवाला से गंगानगर के शिवपुर हेड तक आती है। ठीक है, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था। और गंगा सिंह ये भारत की पहली पक्की नहर थी, है ना। इस वजह से अपन बोलते हैं कि ये आधुनिक भारत के भागीरथ है। या तो कोई नदियां भागीरथ या फिर नदियां गंगा सिंह के द्वारा बनाई गई। ठीक है, इसकी नींव रखी गई थी 1921 ईस्वी के अंदर में और इसका कार्य पूरा होता है, उसका उद्घाटन किया जाता है 1927 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के द्वारा। भाई गांधी इरविन समझौता होता है मार्च 1931 में, तो वही इरविन के द्वारा इस गंग नहर का उद्घाटन किया जाता है 1927 ईस्वी के अंदर। मतलब अभी जो 2027 आएगा उसके अंदर कितने साल पूरे हो जाएंगे, इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे। इसलिए अपन ने भारत सरकार ने अभी से 2025 से ही लगभग दिसंबर के अंदर शायद 2 साल के लिए ऐसा पायलट प्रोजेक्ट चलाया कि भाई गंग नहर के अंदर जो भी किसान है उनको प्रोत्साहन देंगे, उनको सम्मानित करेंगे जिन्होंने अच्छा काम किया है। तो अभी ये 100 साल पूरे में उपलक्ष्य में काम भी चल रहा है, तो करंट में भी है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। सतलज नदी पर बनी हुई है, हुसैनीवाला पंजाब से लगाकर शिवपुर हेड गंगानगर तक। निर्माण करवाया था गंगा सिंह के द्वारा, इसलिए इनको कहा जाता है आधुनिक भारत के भागीरथ।
नींव रखी गई थी 1921 ईस्वी में, उद्घाटन किया गया था 1927 ईस्वी के अंदर, किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा। ये भारत की पहली पक्की नहर है। इससे पहले भारत में किसी भी पक्की नहर जिसका तल सीमेंटेड हो, ऐसी कोई नहर का निर्माण नहीं किया गया था। ये भारत की पहली पक्की नहर हुआ करती थी। और राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य परियोजना, ये तो बात करी थी अपन ने, 1950 के बाद इसको बहुउद्देश्य परियोजना बनाया गया। इससे सर्वाधिक जो जिला लाभान्वित होता है वो गंगा, क्योंकि राजस्थान के गंगानगर के अंदर ही आती है। 17 किलोमीटर ही राजस्थान में आती है ना। जो टोटल इसकी लंबाई है 129 किलोमीटर, उसमें सिर्फ 17 किलोमीटर राजस्थान में, 17 किलोमीटर गंगानगर, इसलिए सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी कौन सा? गंगानगर। और इससे 4 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। कौन कौन सी लिफ्ट नहर? तो करणी लिफ्ट नहर, लालगढ़ लिफ्ट नहर, समीजा लिफ्ट नहर और लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर। गंगा नहर पर कौन कौन सी लिफ्ट नहर? पानी को ऊपर उठाया जाता है, तो ऊपर उठाने के लिए लिफ्ट नहरों की आवश्यकता होती है। गंगा नहर पर कौन कौन सी लिफ्ट नहर है? तो 4 लिफ्ट नहर है, करणी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। करणी, लालगढ़, समीजा और लक्ष्मी नारायण। 129 किलोमीटर इसकी पूरी लंबाई है, जिसमें से सिर्फ 17 किलोमीटर ही राजस्थान में, बाकी भाग इसका पंजाब के अंदर में है। इसका उद्घाटन किया गया था लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 ईस्वी में, जबकि इसका निर्माण करवाया गया था 1921 ईस्वी में गंगा सिंह के द्वारा। गंगा सिंह को आधुनिक भारत के मंदिर कहा जाता है, सतलज नदी पर है। ये भारत की पहली पक्की नहर है और राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य परियोजना। तो ये बात करी अपन ने गंगा नहर के बारे में। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना या IGNP, है ना। पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था, लेकिन 1984 के अंदर इसका नाम बदल के कर दिया अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना। बाकी पहले नाम क्या था? राजस्थान नहर। 1984 के अंदर में इसका नाम बदल के कर दिया अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना। सबसे बड़ी परियोजना यही है, राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचित परियोजना है ये, ठीक है। और इसके प्रश्न भी ज्यादा आते हैं, तो इसको बहुत डिटेल के अंदर, जिसको इस टॉपिक के अंदर कवर करना है वो यही है। बाकी सबका अपने को मोटा मोटी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। राजस्थान नहर इसका नाम हुआ करता था। 1984 में अपन ने इंदिरा गांधी नहर परियोजना नाम रखा। चूंकि ये पश्चिमी राजस्थान में जाती है और पश्चिमी राजस्थान में इसके कारण बहुत सिंचाई संभव हो पाई है, वरना पश्चिमी राजस्थान में खेती करना संभव नहीं था, है ना। तो इसको कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। बहुत सारी जीवन रेखा अपन पढ़े, भरतपुर की पढ़ी अपन ने, राजसमंद की पढ़ी और भी बहुत सारी पढ़ी। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। और इसको गोविंद वल्लभ पंत, जो कि बाद में जाके इसकी नींव भी रखेंगे, इसका फाउंडेशन स्टोन, भाई कहीं पे भी पहले पत्थर का उद्घाटन किया जाता है ना, पहले उसकी नींव रखी जाती है, तो वो पत्थर पहला जो रखने का काम किया था वो गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। उन गोविंद वल्लभ पंत ने इसको कहा राजस्थान की मरुगंगा। राजस्थान के लिए एक मरुगंगा के समान है, गंगा के समान एक पवित्र है, मरुस्थल के अंदर एक गंगा के समान पवित्र ये नहर है। तो गोविंद वल्लभ पंत ने इसको क्या कहा? राजस्थान की मरुगंगा। और ओवरऑल इसे क्या कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा। इसकी शुरुआत होती है पंजाब के अंदर, एक जगह है फिरोजपुरा, और फिरोजपुरा के अंदर में एक बैराज बना हुआ है, हरिके बैराज। कौन सा बैराज? हरिके बैराज। उस हरिके बैराज में सतलज नदी का भी पानी आता है और व्यास नदी का भी पानी आता है। दोनों नदियों का पानी एक बांध के अंदर आके मिलता है। वो कौन सा बांध है या बैराज है? हरिके बैराज, जो कि कहां पर स्थित है? फिरोजपुरा, पंजाब में। वहां से अपन ने ये राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर निकाली और ये लास्ट तक मोहनगढ़ तक जाती है। अभी मोहनगढ़ से आगे भी इसका विस्तार किया जा रहा है, तो अपन आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत तो ठीक से एक ही जगह पे, कहां से? हरिके बैराज। कहां पर पड़ती है? फिरोजपुरा। राज्य कौन सा? पंजाब। कौन कौन सी नदियों का पानी आता है इंदिरा गांधी नहर में? तो सतलज और व्यास नदियों का पानी आता है, ठीक है। चलो, इसकी प्लानिंग की, भाई अपन ऐसी नहर बनाए तो इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर में खेती वगैरह की जा सकती है, क्योंकि राजस्थान का 60% भाग मरुस्थल है, इसका खेती करना जरूरी है। तो बीकानेर के एक इंजीनियर थे जिनका नाम था कंवर सिंह, वो इसकी प्लानिंग करते हैं कि साहब ये सुझाव देते हैं कि ऐसे ऐसे करके अपने को एक नहर बनानी है, ठीक है। तो 1948 ईस्वी के अंदर में इंजीनियर कंवर सिंह, जो कि बीकानेर के हैं, उनके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्लानिंग की जाती है। और उसी के 10 साल बाद इसका पहला फाउंडेशन स्टोन या नींव रखने का काम करते हैं गोविंद वल्लभ पंत। कब? 10 साल बाद। तो 1948 से कौन सा हो जाएगा? 1958। ये बार बार पूछा जाता है कि 1958 1961 में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इसकी नींव रखी गई थी 1958 में, किसके द्वारा? गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। और इसका उद्घाटन किया जाता है 3 साल बाद 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। पूरा काम नहीं हुआ था, लेकिन इसकी वित्रिकाएं बन चुकी थी, बहुत कुछ, थोड़ी बहुत वित्रिकाएं इसकी बन चुकी थी। तो ये
नौरंग देशर वित्रिका से इसका उद्घाटन कर देते हैं। उद्घाटन किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो उनके द्वारा ये उद्घाटन किया जाता है 1961 के अंदर में, और नौरंग देशर वित्रिका का वो उद्घाटन कर देते हैं। ये जो कवर साइन आगे लिफ्ट नहरों के अंदर एक कवर साइन पड़ेगी, उसी का एक पार्ट है नौरंग देशर वित्रिका। तो उसका इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है? उद्घाटन। तो भाई प्लानिंग तो कौन करता है? इंजीनियर कवर साइन। कब? 1948 के अंदर में। इसकी नींव कौन रखते हैं? गोविंद वल्लभ पंत। कब? 1958 में। और 1961 के अंदर में इसका उद्घाटन किया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। कौन सी वित्रिका का किया था? तो नौरंग देशर वित्रिका का किया। नेक्स्ट बात करें कि ये राजस्थान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इससे बड़ी राजस्थान में कोई सिंचाई परियोजना नहीं है। लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती है। कितना? 16-17 लाख हेक्टेयर, यूं करके याद रख सकते हैं। 16.17 लाख हेक्टेयर के एरिया को सिंचित करने का काम करती है। और आईजीएनपी की सारी वित्रिकाओं को मिला दे, इसकी सारी नहरों को मिला दे, मुख्य नहर, फीडर नहर और इसकी सारी वित्रिकाओं को मिला दे, तो इसकी कुल लंबाई निकल के आती है 9413 किलोमीटर। तो आइडिया लगा सकते हैं कितनी बड़ी नहर परियोजना है, ठीक है। 9413 किलोमीटर स्क्वायर इसकी वित्रिकाओं सहित कुल लंबाई है। बाकी मुख्य नहर की और फीडर नहर की लंबाई देखी जाए तो राजस्थान में लगभग 445 किलोमीटर के आसपास में होती है। अगली स्लाइड में उसकी बात करेंगे। 2 चरणों के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अपन ने निर्माण करवाया। पहले चरण के अंदर अपन ने फीडर नहर बना दी। फीडर का मतलब कि भाई हरी के बैराज से जहां से उसको लिया जा रहा है और राजस्थान तक उसको छोड़ देना। फीड करना मतलब खिलाना होता है एक तरीके से, वहां से पानी लाके इधर तक छोड़ देना। एक बंद नहर के अंदर जहां पे पानी बांटा नहीं जाता है, यहाँ तक तो पानी एज इट इज लाया जाएगा फीडर में। तो अपन ने हरी के बैराज से इसको लेकर आ रहे। और हनुमानगढ़ के अंदर एक जगह है मसीतावली, वहां पे जाके इस फीडर नहर की समाप्ति होती है। वहां से ये पानी सबके लिए ओपन होता है, ठीक है। तो इसकी फीडर नहर तो बनाई गई हरी के बैराज से लगाकर मसीतावली हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ सब उत्तरी जिला हो गया अपना, तो राजस्थान में लाके पानी छोड़ दिया अपन ने। अब अपन बनाएंगे मुख्य नहर इसके ऊपर। तो मुख्य नहर अपन ने पहले चरण में भी बनाई है, दूसरे चरण में भी बनाई है। पहले चरण के अंदर अपन ने मसीतावली हनुमानगढ़ से इसकी पानी को लेकर गए बीकानेर तक, और बीकानेर में जगह है पूगल। तो मसीतावली से लगाकर पूगल तक अपन लेके गए पहले चरण में मुख्य नहर को। और दूसरे चरण में यही पूगल से लेके अपन जैसलमेर तक ले गए, और जैसलमेर में जगह है मोहनगढ़, जो कि राजस्थान का अंतिम किला है मोहनगढ़ के अंदर में, जवाहर सिंह के काल में बना था। तो उस मोहनगढ़ तक अपन पानी लेके गए। तो 2 चरण है। पहले चरण के अंदर में फीडर नहर भी बनी है, मुख्य नहर भी बनी है। दूसरे चरण के अंदर फीडर तो बन ही चुकी है, अब तो मुख्य नहर ही बनेगी, ठीक है। तो पहले चरण के अंतर्गत कुल 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, जिसमें से 204 किलोमीटर फीडर नहर थी, मतलब हरी के बैराज से लगाकर मसीतावली तक। टोटल कितनी किलोमीटर फीडर नहर? 204 किलोमीटर फीडर नहर, ठीक है। इस 204 में से राजस्थान का तो कुछ ही हिस्सा, क्योंकि ये पंजाब से पानी को लेके आ रही है राजस्थान में, और राजस्थान की जहां पे एंट्री होती है वहां पर इस पानी को मुक्त कर दिया जाता है फीडर नहर से, ठीक है। तो राजस्थान में इसकी लंबाई तो मात्र 35 किलोमीटर है। राजस्थान में मात्र 35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल जो फीडर है उसकी लंबाई कितनी है? तो सब 204 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि हरी के बैराज से लगाकर मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। तो फीडर नहर 204 किलोमीटर लंबी है। राजस्थान में कितनी? सिर्फ 35 किलोमीटर। और फीडर नहर की पूरी कहां से कहां तक है? तो हरी के बैराज से लगाकर मसीतावली तक, ठीक है। फिर मुख्य नहर अपन ने मसीतावली से बनाना शुरू करेंगे। पहले चरण के अंदर ले गए अपन पूगल तक। तो मसीतावली से पूगल तक 189 किलोमीटर अपन ने मुख्य नहर का निर्माण किया। तो पहले चरण के अंदर टोटल 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, जिसमें से 204 किलोमीटर तो थी फीडर नहर। अब 393 में से 204 को घटाएंगे तो 189 आ जाएगा। तो 189 किलोमीटर अपन ने मुख्य नहर बनाई, जो कि मसीतावली से लगाकर पूगल तक बनाई। ये था पहला चरण। दूसरे चरण के अंदर अब फीडर नहर तो बनानी नहीं है, तो सिर्फ मुख्य नहर बनाई जाएगी। 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। ये 256 किलोमीटर नहर कहां से कहां तक? तो पूगल तक इसका पानी लेके आ चुके थे। पूगल से लगातार अपन ने कहां पे पहुंचा दिया? मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ये 256 किलोमीटर जो मुख्य नहर है वो पूगल से लगाकर मोहनगढ़ तक। और मोहनगढ़ इसका सबसे लास्ट पॉइंट है मुख्य नहर का, इसलिए इसको कहा जाता है 0 पॉइंट। सबसे अंतिम इसका जो पॉइंट है, सबसे लास्ट के अंदर जो पॉइंट है इसका 0 पॉइंट उसको बोलते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट कौन सा हो गया? मोहनगढ़ जैसलमेर के अंदर में। वापस देखें, 204 किलोमीटर फीडर नहर है हरी के बैराज से लगाकर मसीतावली तक। राजस्थान में कितनी?
तो मात्र 35 किलोमीटर। मुख्य नहर कितनी, पहले चरण में 189 किलोमीटर, दूसरे चरण में 256 किलोमीटर, ठीक है। ये कहां से कहां तक, तो मसीतावली से लगाकर पुगल तक 189 किलोमीटर पहले चरण के अंदर में जो मुख्य नहर। ओवरऑल पहले चरण में कितनी, 393 किलोमीटर। ओवरऑल दूसरे चरण में कितनी, 256 किलोमीटर। तो 393 256। अब इस 393 को दो भागों में बांटते हैं। फीडर नहर तो है 204 किलोमीटर, जिसमें से राजस्थान में कितनी, 35 किलोमीटर, और जो मुख्य नहर है पहले चरण के अंदर वो है 189 किलोमीटर, जो कि मसीतावली से लगाकर पुगल तक। दूसरे चरण में पूरी मुख्य नहर ही है 256 किलोमीटर, कहां से कहां तक, तो भाई पुगल से लगाकर मोहनगढ़ तक, और मोहनगढ़ इसका इंदिरा गांधी नहर परियोजना का 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने से ये भी सवाल पूछा जाता है कि भाई राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई कितनी है, तो इस फीडर में से सिर्फ 35 को गिनेंगे अपन, क्योंकि 204 ये तो बाकी 204 में से 35 जाए वो सारी, बाकी तो कहां पे, पंजाब के अंदर। राजस्थान में तो कितनी, 35। तो इस 35 को, 189 को और 256 को जोड़ेंगे तो राजस्थान के अंदर में इसकी लंबाई आ जाएगी। तो इसको जोड़ते हैं तो आता है 445 किलोमीटर। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 45 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है। वापस इस पोर्शन को वापस देखते हैं कि भाई टोटल इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 2 चरणों के अंदर अपन ने निर्माण किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो भाई इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसकी कुल लंबाई आ जाएगी, है ना। वो सारे फैक्ट अपन बाद में कवर कर लेंगे, अभी मेन मोटा मोटा आइडिया लेने इसका कि 2 चरणों के अंदर इसका निर्माण किया गया है। पहले चरण के अंतर्गत अपने क्या टास्क है कि भाई हरी के बैराज से पानी को लेके आना है राजस्थान तक, उसके लिए अपन बनाएंगे फीडर नहर। तो इस चरण के अंदर में फीडर नहर बनाएगी और थोड़ी मुख्य नहर बनाएगी, भाई हनुमानगढ़ से पानी इसका बीकानेर तक पहुंचा दिया। दूसरे चरण जब बनाएंगे तो पूरी मुख्य नहर ही बनाएंगे, फिर जैसलमेर तक उसका पानी लेके जाएंगे। पहले चरण के अंतर्गत टोटल 393 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, जिसमें से फीडर नहर थी 204 किलोमीटर और 189 किलोमीटर थी मुख्य नहर। फीडर नहर जो कि 204 किलोमीटर है, उसमें से 35 किलोमीटर सिर्फ राजस्थान के अंदर में, क्योंकि पंजाब से पानी अपने को राजस्थान में लेकर आना है तो एक फीडर नहर के माध्यम से, एक बंद नहर के माध्यम से लेके आया जाएगा। 204 किलोमीटर में से सिर्फ 35 किलोमीटर राजस्थान में। कहां से कहां तक, तो हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया। तो हरी के बैराज से लगाकर राजस्थान की स्टार्टिंग कहां पे, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में जगह कौन सी, मसीतावली है, ठीक है। फिर जो मुख्य नहर 189 किलोमीटर बनाएगी वो मसीतावली से लगाकर कहां तक बनाएगी, पुगल बीकानेर तक बनाएगी, ठीक है। ये पहला चरण था जिसमें से 204 किलोमीटर, 204 में से 35 किलोमीटर राजस्थान में है और मुख्य नहर बनाएगी 189 किलोमीटर। दूसरे चरण के अंदर 256 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया और इस 256 के अंदर अपन ने पुगल बीकानेर से लगाकर मोहनगढ़ जैसलमेर तक मुख्य नहर बना दी, जो कि 256 किलोमीटर है, ठीक है। और मोहनगढ़ के अंदर जाके चूंकि मुख्य नहर समाप्त होती है, इसलिए अपन ने इसको बोल दिया कि ये तो इसका 0 पॉइंट है, ठीक है। तो 35 किलोमीटर फीडर है राजस्थान में, 189 किलोमीटर और 256, इन सबको जोड़ते हैं तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई आती है 445 किलोमीटर। कुल लंबाई जोड़ेंगे तो 393 और 256 को जोड़ दो तो 6 और 3 9 और 5 और 14 और ये 5 तो और 550 किलोमीटर के आसपास में आएगी। वो सारे फैक्ट अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो राजस्थान नहर इसको पहले बोला जाता था कब, 1984 से पहले। 1984 के बाद तो अपन ने क्या नाम दे दिया इसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत ने इसको कहा है मरुस्थल की, राजस्थान की मरुभूमि। इसकी शुरुआत होती है हरी के बैराज से। हरी के बैराज कहां पर स्थित है, तो भाई फिरोजपुरा पंजाब के अंदर। कौन कौन सी नदियों का पानी इसमें आता है, सतलज का भी आता है और व्यास का भी आता है। ऐसी एक परियोजना बनाएंगे, उसकी प्लानिंग किसने की, इंजीनियर कंवर सेन ने, जो कि बीकानेर के थे। इसकी नींव रखते हैं 1958 के अंदर में गोविंद वल्लभ पंत और इसका उद्घाटन किया जाता है 1961 ईस्वी के अंदर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। कौन सी वित्रिका का, तो नॉर्थ देशल वित्रिका का उद्घाटन किया जाता है, ठीक है। कुछ और बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में। चलिए, जो फैक्ट की बात कर रहा था वो बात कर देते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई वित्रिकाओं सहित तो अपन ने देखी थी 9431 किलोमीटर। अब बिना वित्रिकाओं के सिर्फ फीडर और मुख्य नहर को देखें तो 393 किलोमीटर और 256, 2 चरणों में इतनी नहर का निर्माण किया गया। इन दोनों को जोड़ते हैं तो आता है 650 किलोमीटर के आसपास, 649 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। राजस्थान के अंदर लंबाई की बात करें 204 में से सिर्फ 35 ही गिनेंगे, क्योंकि सिर्फ 35 ही है राजस्थान में। तो 35, 189 और 256 को जोड़ते हैं तो
480 किलोमीटर राजस्थान में कुल लंबाई आती है, जिसमें से फीडर नहर कितनी है 35 किलोमीटर और मुख्य नहर कितनी है तो 189 किलोमीटर ये और 256 किलोमीटर ये। मुख्य नहर तो है 445 किलोमीटर और 35 किलोमीटर फीडर नहर है, तो सब मिला के 480 किलोमीटर इसकी राजस्थान के अंदर लंबाई आती है। अभी इसकी एक उपशाखा प्रस्तावित है, मतलब अभी तो मोहनगढ़ सबसे लास्ट पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है, लेकिन मोहनगढ़ से भी आगे इसको नीचे बाड़मेर तक विस्तार किया जाएगा और बाड़मेर के गडेरा रोड तक इसका विस्तार किया जाएगा। तो एक उपशाखा जो कि एक लोक देवता जिनका नाम है बाबा रामदेव, उनके ऊपर इसकी एक उपशाखा बनाई जा रही है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा। उसके तहत जो इसका 0 पॉइंट है मोहनगढ़, उस मोहनगढ़ जैसलमेर से लगाकर इसको गडेरा रोड बाड़मेर तक विस्तारित किया जाएगा। इसकी कुल लंबाई 165 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो जब इसको 165 ये बन जाएगी तब अपन 480 में 165 और जोड़ देंगे तो वो उसकी पूरी लंबाई हो जाएगी, ठीक। अच्छा, इस पर जल विद्युत उत्पादन भी किया जा सकता है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो मतलब इतनी बड़ी बनी हुई कि नदी की तरह ही दिखती है अपने को ना पश्चिम राजस्थान के अंदर, तो उसके ऊपर अपन जल विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं। एक क्षमता आकी गई तो कितनी क्षमता है इसमें जल विद्युत उत्पादन की, तो 23.85 मेगावाट इसके ऊपर जल विद्युत की क्षमता पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 7 जिले इससे कुल लाभान्वित होते हैं। ये आंकड़ा इस बार की इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है, हालांकि इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो दिया हुआ उसको अगर अपन फॉलो करें तो 7 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से? हनुमानगढ़ से एंटर करती है, उसके पास वाला जिला गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, बीकानेर से नीचे इस तरफ नागौर, फिर जो जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये 7 जिले। कौन कौन से? हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के साइड में गंगानगर, उसके नीचे बीकानेर, बीकानेर से थोड़ा सा नीचे जाए तो नागौर, फिर जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर, ये जिले हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। अगर सबसे ज्यादा अगर कोई जिला लाभान्वित होता है तो उसका नाम है बीकानेर, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जितनी भी शाखाएं निकाली गई है, जितनी भी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, उनकी बात आगे की स्लाइड में करेंगे, उनमें से अधिकतर जो है वो बीकानेर के अंदर जाती है। तो इसीलिए बीकानेर में नदी एक भी नहीं है। अपन ने बोला था कि बीकानेर चूरू एकमात्र ऐसे जिले हैं, बीकानेर संभाग एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं है। तो उस बीकानेर के अंदर में पानी की सप्लाई को पूरा करने के लिए सर्वाधिक अगर किसी जिले को लाभ होता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से तो बीकानेर जिले को होता है, ठीक है। और इसके ऊपर स्काडा सिस्टम भी अपन ने अभी लगवाया है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एग्जीबिशन। ये एक प्रणाली होती है कि भाई ये अपने आप ये डिसाइड कर लेगा कि कितना पानी कहाँ पे छोड़ना है, उस पानी की गणना क्या है, कितना पानी छोड़ा है, इन सब की गणना वो ऑटोमेटिकली मशीन के द्वारा करवाई जाती है। तो ये स्काडा सिस्टम इसके ऊपर लगाया जा चुका है, ठीक है। तो और ये जो पिछले वाली बात थी, पिछले वाली स्लाइड ये 393 किलोमीटर 256 किलोमीटर, ठीक है। तो ये पता है। तो इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर की कुल लंबाई कितनी है सर? तो कुल लंबाई है 649 किलोमीटर, भित्रिकाओं सहित कितनी की 9413 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, जिसमें से फीडर नहर कितनी है? 35 किलोमीटर, मुख्य नहर कितनी है? तो 445 किलोमीटर। इस 445 किलोमीटर में से पहले चरण के अंदर में बनी थी 189 किलोमीटर, दूसरे चरण के अंदर बनी थी 256 किलोमीटर। अभी एक उपशाखा प्रस्तावित है जिसका नाम है बाबा रामदेव उपशाखा, जो कि मोहनगढ़ से लगाकर गडरा रोड बाड़मेर तक जाएगी 165 किलोमीटर। इसके ऊपर जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है इंदिरा गांधी पर? तो 23.85 मेगावाट। 7 जिले इससे कुल लाभान्वित है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, क्योंकि सर्वाधिक शाखाएं भी वहां पर जाती हैं और सर्वाधिक लिफ्ट नहरें भी। और इस पर क्या लगाया जा चुका है? स्काडा सिस्टम। 2 नहरों पर स्काडा सिस्टम है, जिसमें से एक इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी शाखाओं की और इसकी लिफ्ट नहरों की। कौन कौन सी शाखाएं और लिफ्ट नहरें इसके ऊपर बनी हुई है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर कुल 9 शाखाएं और 7 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। कितनी शाखाएं हैं? 9 तो इसकी शाखाएं, 9 तो इसकी ब्रांचेज हैं और 7 इसकी शाखाएं हैं। क्योंकि अपन पढ़ते हैं कि बीकानेर वाला भाग थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए उसे थली प्रदेश बोलते हैं, वहां पे अपने को पानी को लिफ्ट करने की जरूरत होती है। तो भाई जैसे हरी के बैराज से ये लिफ्ट नहर आ रही है ना, इस तरफ भी आती है राजस्थान में ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये वाला भाग तो हो गया उसका दायां भाग, यहाँ पर तो निकाली गई है सारी नहरें और यहाँ पर इस तरफ सारी निकाली गई है शाखाएं। इसी तरफ बीकानेर वाला भाग जो थली प्रदेश वाला भाग है, तो यहाँ पे पानी को ऊंचा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इस साइड तो बनाई गई है, बाईं तरफ तो सारी लिफ्ट नहरें बनाई गई हैं और दाईं तरफ इसकी बनाई है शाखाएं कि अपने आप ढलान है तो पानी अपने आप चला जाएगा वहां तक, है ना। तो दाईं तरफ तो बनाई गई है शाखाएं और बाईं तरफ बनाई है अपन ने लिफ्ट नहरें।
कुल लिप्त नहरें कितनी है तो 7, और कुल शाखाएं कितनी है तो 9। इन 9 शाखाओं में से 8 तो है वो दाईं तरफ ही जाती है, केवल एक शाखा इसकी बाईं तरफ जाती है, उस शाखा का नाम है रावत्सर। बाकी सारी शाखाएं, इस तरफ शाखाएं जा रही है, इस तरफ लिप्त नहरें जा रही है ना, तो शाखाएं सारी 9 में से 8 शाखाएं तो दाईं तरफ ही जाती हैं, केवल एक शाखा है जो कि बाईं तरफ जाती है, वो कौन सी है? रावत्सर। ठीक है, तो रावत्सर एकमात्र ऐसी शाखा है जो कि हनुमानगढ़ में जाती है, ये दाईं ओर जाती है, बाईं तरफ जाती है, सॉरी, बाकी सारी दाईं तरफ। इस तरह से मैप में इस तरफ शाखाएं हैं, इस तरफ लिप्त नहरें, 8 शाखाएं इस तरफ ही जाती है, केवल एक शाखा है जो कि बाईं तरफ जाती है, उसका नाम है रावत्सर। ठीक है, और जितनी भी लिप्त नहरें वो सारी तो बाईं तरफ ही जा रही है। ठीक, तो 9 शाखाएं हैं और 7 लिप्त नहरें। 9 शाखाओं में से 8 जो है वो दाईं तरफ जाती है, केवल एकमात्र है रावत्सर जो कि बाईं तरफ जाती है, जबकि सभी लिप्त नहरें कहां पर जाती है? बाईं ओर जाती है। अपन ने बात करी कि सर्वाधिक शाखाएं और सर्वाधिक लिप्त नहरें बीकानेर में, इसलिए सर्वाधिक लाभान्वित जिला भी कौन सा है? बीकानेर। तो अपन शाखाओं की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक कहां पे? बीकानेर में, यहाँ पे लिख रखा है, हालांकि पॉइंट में अपन लिख चुके हैं। 9 शाखाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ से हरि के बैराज से ये निकल रही है, मान लो ये हरि के बैराज है, डैम बना हुआ है, वहां से ही निकल रही है। सबसे पहली जो लिप्त शाखा जो निकाली गई है वही इसकी बाईं तरफ है, बाकी सारी दाईं तरफ है। पहली कौन सी? रावत्सर, जो कि कहां पर? हनुमानगढ़ को पानी लेके जाती है ना, तो रावत्सर। बाकी फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये दोनों कहां पर जगह है? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ कहां पे जगह पड़ती है? हनुमानगढ़ के अंदर में पड़ती है, गंगानगर, सॉरी, गंगानगर के अंदर जगह पड़ती है। फिर पुगल, दातोर, बिरसलपुर, ये सारी बीकानेर के अंदर जगह पड़ती है। चारण वाला, ये बीकानेर फलोदी वाला मिक्स एरिया। बीरबल और सागरमल गोपा, ये दोनों जैसलमेर के अंदर। वापस देखें कौन कौन सी? रावत्सर, रावत्सर को अलग से याद रखना है कि एकमात्र है जो कि कौन सी तरफ जा रही है? बाईं तरफ। कहां पे जाती है? हनुमानगढ़। फिर 2 इधर गंगानगर वाली ले लो, कौन कौन सी? सूरसागर और सूरतगढ़ और अनूपगढ़, कौन कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़, ये दोनों कहां पे जाएगी? गंगानगर। हनुमानगढ़ वाली पहली ले ली, रावत्सर। 2 गंगानगर वाली याद रखनी, कौन कौन सी? सूरतगढ़ और अनूपगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। फिर 3 बीकानेर वाली, 4 बीकानेर वाली मान लो, पुगल, दातुर, बिरसलपुर और चारणवाला। कौन कौन सी? पुगल, दातुर, बिरसलपुर और चारणवाला। 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 पहली वाली कौन सी? रावत्सर। फिर 2 कौन सी? सूरतगढ़, अनूपगढ़, ये दोनों गंगानगर में। बीकानेर वाली कौन कौन सी? पुगल, दातुर, बिरसलपुर और चारणवाला। फिर 2 जैसलमेर की याद रख लेंगे, कौन कौन सी? दोनों शहीदों के नाम पर। भाई मॉडर्न जब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हम बात करते हैं बीरबल, जो कि पहले शहीद माने जाते हैं राजस्थान के ना। रायसिंह नगर के अंदर में जब पहले शहीद तो नहीं, तो रायसिंह नगर के अंदर में जब पुलिस द्वारा फायरिंग कर दी जाती है तो वहां पर ये शहीद हो जाते हैं। 17 जुलाई को अपन बीरबल दिवस मनाते हैं, वही बीरबल है, उनके नाम पर बीरबल शाखा। और सागरमल गोपा, जिनको दीवार में चुनवा दिया गया था, जवाहर सिंह जैसलमेर के थे, जैसलमेर के अंदर। तो बीरबल और सागरमल गोपा कहां पर? जैसलमेर। ठीक है, और मोहनगढ़ से, जो कि इसका सबसे लास्ट 0 पॉइंट था, उस 0 पॉइंट से 2 उप शाखाएं भी निकाली। एक तो अभी प्रस्तावित है वो वाली हो जाएगी, कौन सी? बाबा रामदेव उप शाखा। और 2 यहाँ पर उप शाखाएं पहले से बनी हुई है मोहनगढ़ के अंदर, कौन कौन सी? लीलवा शाखा और लीलवा उप शाखा और दीघा उप शाखा। लीलवा और दीघा, लीलवा और दीघा, ये लाठी सीरीज पड़ती है जैसलमेर में, वहां पर ये पानी की सप्लाई करने का काम करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? लीलवा और दीघा। और एक अभी प्रस्तावित है, कौन सी? बाबा रामदेव उप शाखा, जो कि गडरा रोड बाड़मेर तक ले जाएगी इसके पानी को। चलो इनकी बात करें, रावत्सर, सूरतगढ़ और अनूपगढ़, पुगल, दातुर, बिरसलपुर और चारणवाला, बीरबल और सागर, इनको इस तरीके से याद रखना। रावत्सर अलग याद रखो, सूरतगढ़, अनूपगढ़, पुगल, दातुर, बिरसलपुर, चारणवाला और बीरबल और गोपा। हनुमानगढ़ के अंदर में जाती है रावत्सर, एकमात्र है जो कि कौन सी ओर जाती है? बाईं ओर। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ दोनों गंगानगर में, इसमें से अनूपगढ़ बीकानेर के अंदर भी जाती है। ठीक है, तो अनूपगढ़ गंगानगर में भी है और बीकानेर के अंदर में भी है। पुगल, दातुर, बिरसलपुर तीनों सिर्फ बीकानेर के अंदर जाती है। चारणवाला बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर तीनों के अंदर जाती है। चारणवाला बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। बीरबल जैसलमेर में, सागरमल गोपा जैसलमेर के अंदर। ये थी इसकी शाखाएं, जो कि कितनी है? 9। एकमात्र जो कि बाईं तरफ जाती है वो कौन सी है? रावत्सर। उसके बाद सूरतगढ़, अनूपगढ़, सूरतगढ़ जाती है गंगानगर में, अनूपगढ़ जाती है गंगानगर और बीकानेर के अंदर में। फिर पुगल, दातुर, बिरसलपुर और चारणवाला। ऊपर वाली तीनों तो सिर्फ बीकानेर में, चारणवाला बीकानेर में भी, फलोदी में भी और जैसलमेर में भी। उसके बाद बीरबल और सागरमल गोपा, ये 2 कहां पे जाती है? जैसलमेर में जाती है। ये थी उसकी शाखाएं, जो कि 8 दाईं तरफ थी, 1 बाईं तरफ थी। अब बात करते हैं लिप्त नहरें, जो कि सारी कौन सी तरफ है? बाईं तरफ है। चलिए करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं की लिप्त नहरों की।
तो टोटल 7 लिफ्ट नहरें हैं, सभी कौन सी तरफ जाती हैं? बाई तरफ। इन 7 लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई है 1495 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है लिफ्ट नहरों की, सिर्फ है ना, लिफ्ट नहरों की कुल लंबाई है 1495 किलोमीटर। कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? पहली लिफ्ट नहर का नाम है चौधरी कुंभार, इसी को पहले बोलते थे गंदेली साहबा। क्या नाम था इस लिफ्ट नहर का? गंदेली साहबा लिफ्ट नहर। अभी क्या बोलते हैं? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कि हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के अंदर जाती है। कहां कहां? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के अंदर जाती है। 4 जिलों के अंदर जाती है। अगर सर्वाधिक जिलों के अंदर जाने वाली लिफ्ट नहर पूछा जाए तो वो यही है। सर्वाधिक जिलों में विस्तृत लिफ्ट नहर कौन सी है? तो चौधरी कुंभार, जिसको पहले क्या कहा जाता था? गंदेली साहबा। कौन कौन से जिलों में? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के अंदर में। ठीक है। दूसरी लिफ्ट नहर है कंवरसेन। कंवरसेन बीकानेर के थे, ये भी लिफ्ट नहर बीकानेर जाती ही है। बीकानेर, इसका पुराना नाम हुआ करता था लूणकरणसर, है ना। तो कंवरसेन का पुराना नाम क्या था? तो कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम था लूणकरणसर। कभी बार सुमेलित करने वाला प्रश्न आ जाता है कि इसका पुराना नाम और नए नाम को सुमेलित कीजिए ना, तो ये ध्यान होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रश्न इंदिरा गांधी नहर से ही आते हैं ना। कंवरसेन, जिसका पूरा नाम था लूणकरणसर, ये कहां पर? बीकानेर के अंदर में। और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर विकसित होने वाली सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। तो इंदिरा गांधी नहर की सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी? कंवरसेन या लूणकरणसर। सबसे पहली लिफ्ट नहर भी कौन सी? तो कंवरसेन या लूणकरणसर। पहली कौन सी पड़ी? चौधरी कुंभारा। दूसरी कौन सी? कंवरसेन या लूणकरणसर। तीसरी है पन्नालाल बारूपालिया गजनेर नहर, गजनेर लिफ्ट नहर। पन्नालाल बारूपालिया गजनेर लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपालिया गजनेर लिफ्ट नहर, जो कि बीकानेर और नागौर के अंदर जाती है। अच्छा, और नागौर में सिर्फ पेयजल के लिए पानी का यूज होता है। नागौर में केवल जलापूर्ति, सिंचाई के लिए उपयोग नहीं होता। नागौर में केवल पेयजल की सप्लाई करेगी। नेक्स्ट, वीर तेजाजी या बांगड़सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी या बांगड़सर लिफ्ट नहर सिर्फ बीकानेर में जाती है और ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। सबसे छोटी कौन सी? वीर तेजाजी। सबसे बड़ी कौन सी थी? कंवरसेन। कंवरसेन, जिसको क्या कहा जाता था? लूणकरणसर। वीर तेजाजी, जिसको क्या कहा जाता है? बांगड़सर। ये सबसे छोटी है और कंवरसेन सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जिसको कोलायत लिफ्ट नहर भी कहते हैं। अब कोलायत कहां पे पड़ता है? जोधपुर, फलोदी के अंदर में। तो ये बीकानेर के साथ साथ में फलोदी। अच्छा, नोटिस करोगे कि सारी लिफ्ट नहरें बीकानेर में जा रही है, सिर्फ एक ही लिफ्ट नहर है जो कि बीकानेर में नहीं जा रही है, वो है जय नारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर। जय नारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर, उसको छोड़ के सारी बीकानेर में जाती है। तो इसका प्रश्न इस तरीके से आता है, राजस्थान में कौन सी लिफ्ट नहर है इंदिरा गांधी पर की जो बीकानेर जिले में नहीं जाती? तो जय नारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर, जो कि जैसलमेर और फलोदी के अंदर जाती है, बीकानेर के अंदर नहीं जाती। बाकी सारी बीकानेर में जा रही है। ठीक है। कौन कौन सी लिफ्ट नहर होगी? पहली, ये क्रमानुसार लिखी हुई है, चौधरी कुंभारा, जिसको कि पहले क्या कहा जाता था? गंदेली साहबा। कौन कौन से जिलों में? 4 जिलों में, सर्वाधिक जिलों के अंदर जाती है। कौन कौन से? हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के अंदर। दूसरी है कंवरसेन लिफ्ट नहर। कंवरसेन लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या हुआ करता था? भाई लूणकरणसर। ये सबसे पहली और सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, जो कि कहां पे जाती है? बीकानेर के अंदर जाती है। तीसरी लिफ्ट नहर है पन्नेलाल बारूपाल। पन्नेलाल बारूपाल का ही पहले नाम क्या हुआ करता था? तो गजनेर लिफ्ट नहर। ये कहां पे जाती है? तो बीकानेर के अंदर में और नागौर के अंदर में। नागौर में तो केवल जलापूर्ति। ये जो कंवरसेन थी वो सिर्फ बीकानेर में जा रही थी। ये जो चौधरी कुंभाराम है वो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू के अंदर जाती है। 4 जिलों के अंदर है ना। ये बीकानेर में, ये बीकानेर और नागौर के अंदर में। फिर है वीर तेजाजी या बांगड़सर लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी या बांगड़सर भी सिर्फ बीकानेर में जाती है और सबसे छोटी लिफ्ट नहर। फिर आएगा डी से डॉक्टर करणी सिंह। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर को ही क्या कहा जाता था? कोलायत लिफ्ट नहर। ये कहां पे जाती है? तो बीकानेर के अंदर में और साथ में फलोदी के अंदर में, या मैं बोलूं जोधपुर के अंदर में, है ना। फलोदी के अंदर बोल देते हैं क्योंकि नए जिलों के हिसाब से फलोदी है, तो फलोदी लिख दिया। नेक्स्ट है गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर। गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, जिसको पहले फलोदी नहर भी कहते थे, तो ये कहां पे जाती है? बीकानेर और फलोदी के अंदर में। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर या पोखरण लिफ्ट नहर। तो पोखरण लिफ्ट नहर कहां पे? तो जैसलमेर में और फलोदी के अंदर में। ठीक है। लास्ट वाली 3 फलोदी में जा रही है। कौन कौन सी? तो भाई डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जंबेश्वर और जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास या पोखरण लिफ्ट नहर, जो कि जैसलमेर और फलोदी के अंदर में। गुरु
जंबेश्वर जो कि बीकानेर और फलोदी के अंदर में, डॉक्टर करणी सिंह जो कि बीकानेर और फलोदी, वीर तेजाजी जो कि बीकानेर सबसे छोटी लिफ्ट नहर, पन्नेलाल तालुका जो कि बीकानेर और नागौर, नागौर में केवल जलापूर्ति, फिर कंवर सेन जो कि बीकानेर में सबसे लंबी और सबसे पहली लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराव जो कि हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू सर्वाधिक जिलों के अंदर जाने वाली लिफ्ट नहर। तो ये थी इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर बनी लिफ्ट नहर। अब बात कर लेते हैं कि कोई पेयजल के लिए जो लिफ्ट नहरें इसके ऊपर बनाई गई हैं, उन पेयजल के लिफ्ट नहरों की बात करते हैं जो कि इंदिरा गांधी नहर पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जो पेयजल परियोजनाएं निकाली गई है, जो अपन ने लिफ्ट नहरों के अंदर बात करी कि कंवरसेन लिफ्ट नहर, तो उस कंवरसेन लिफ्ट नहर को जो कि पेयजल की सप्लाई करने का काम करती है बीकानेर के अंदर में, तो इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और एक अपन ने झीलों के अंदर पड़ी थी राजीव गांधी लिफ्ट नहर, जो कि झील को जोड़ रही थी, जोधपुर की जो झील थी उसको जोड़ने का काम कर रही थी ना, तो राजीव गांधी लिफ्ट नहर को जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि जोधपुर के अंदर पानी की सप्लाई करने का काम करती है। इधर से पानी आता है जोधपुर की झीलों में, ठीक है, चाहे वो बालसमंद हो, चाहे वो और कोई झील हो। तो राजीव गांधी को जोधपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर को, और कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा को कहा जाता है, ठीक है। तो इस लेक्चर के अंदर में सबसे पहले सिंचाई के साधन पढ़े अपन ने, उसके बाद सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण पढ़ा, बहुउद्देश्य परियोजना पढ़ी जिसमें नदी गाड़ी परियोजना कवर कर ली, नहरों के अंदर अपन ने गंग नहर पढ़ ली है और इंदिरा गांधी नहर पढ़ ली है। अब अगले वाले चैप्टर में इसके आगे को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।